हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम 19 सभी एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, हम लोगों ने कल 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो 110 के बाद में नेक्स्ट 10 और डिस्कस किए थे। सो रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन remove the contaminated gloves, the nurse should be carefully that the first thing she touches is it. Okay, तो क्या है कि एक कंटामिनेटेड गाउन है, उसको रिमूव करना है तो नर्स उसको केयरफुली कैसे डिस्कार्ड करेगी, क्योंकि जो कंटामिनेटेड गाउन होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए सबसे पहले यानी कि उसको किस पार्ट को सबसे पहले टच करेगी। सो राइट आंसर इज विस्ट टो एंड नेक टॉय एट द बैक ऑफ द गाउन। ओके, वो पीछे से खोलती हुई सामने से डिस्कार्ड कर देगी। ओके, यानी कि बिना इसके हैंड के वो कंटामिनेटेड पार्ट को, बिना ग्लव्स के कंटामिनेटेड पार्ट को नहीं छुएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन टू कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ओके, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में मोस्ट इफेक्टिवली क्या आते हैं, तो राइट आंसर होगा डिस्कार्ड ऑल यूजेस अनकेप्ड नीडल एंड सिरिंज इन द इम्पैक्टेबल प्रोटेक्टिव कंटेनर। ओके, तो सारी जितनी भी यूज़ की हुई नीडल और सिरिंज है उनको कहाँ पे वो करना है, एकदम केयरफुली डिस्कार्ड करना है। ओपन कोई भी नीडल और सिरिंज नहीं होना चाहिए और उनको उनके कंटेनर में ही डिस्कार्ड करना है। ओके, now next question, all of the following measures is recommended to prevent pressure ulcer except। तो सभी प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के मेजर है किसी एक को छोड़ के, तो मैसेजिंग द रेडनेस विथ द लोशंस के साथ मसाजिंग करना। ठीक है, तो देख लेते बाकी के, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग द वाटर एंड एयर मैट्रेस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि प्रेशर सोर को यदि दूर करना है तो हमको क्या है, वाटर और एयर मैट्रेस का यूज़ करना चाहिए। दूसरा है एडहरिंग द शेड्यूल ऑफ द पोजीशन एंड टर्निंग, क्या करना है, हमको प्रॉपर टाइमिंग वो करके रखना है कि हमको इतने इतने टाइम बाद में हमको पोजीशन चेंज करनी है ताकि किसी एक बॉडी पार्ट पे प्रेशर ना पड़े। फोर्थ क्या, प्रोवाइडिंग मेटिकुलस स्किन केयर, हमको क्या करना है, मेटिकुलस स्किन केयर प्रोवाइड करना है, बट मसाजिंग के लिए कोई ऐसा खास वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मेजर नहीं दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट शुड बी परफॉर्म बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के पहले कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो क्या किया जाता है, सो ब्लड टाइप एंड क्रॉस मैचिंग। तो क्या करते हैं, ब्लड कभी भी किसी को चढ़ाना होता है उसके पहले क्या करते हैं, ब्लड का टाइप क्या है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और पेशेंट को ये मैच करेगा या नहीं करेगा, क्रॉस मैचिंग करके देखी जाती है। ओके, बिफोर द स्टार्टिंग द ब्लड, ओके, ट्रांसफ्यूजन द ब्लड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary purpose of the platelet count is to be elevated the। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्लेटलेट काउंट एलिवेटेड होती तो हमारा सबसे पहले करने का क्या काम होगा, पोटेंशियल फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन, क्या होगा, पोटेंशियल फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल काउंट क्लियरली इंडिकेट ल्यूकोसाइटिस। तो ऐसे जो ब्लड सेल्स है स्पेशली WBC क्लियरली कौन सा इंडिकेट करती है
कि पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है। ओके, तो कितनी होगी ब्लड काउंट यदि 25,000 पर mm³ से कम होती है तो ल्यूकोसाइट्स कंफर्म किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। After 5 days of diuretic therapy with 20 mg fusamide Lasix daily as per the beginning inhibit fatigue, muscles cramping and muscles weakness. These symptoms probably indicate that the patient is experiencing क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई भी पेशेंट है उसको 5 दिन से डायूरेटिक लग रही है। डेली लैसिक्स चल रही है तो उसके मसल्स में क्या हो रहा है, क्रम्पिंग हो रही है और वीकनेस आ रही है, वीकनेस जैसी फील हो रही है। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है, तो वो किस चीज़ का सिम्टम है, हाइपोकैलेमिया का। काय का, हाइपोकैलेमिया का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about the X-ray is false? तो एक्सरे गलत है, इसको कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है, तो नो कंट्राइंडिकेशन एग्जिस्ट फॉर द टेस्ट। यदि कोई ऐसा बताता है कि आपके इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन दिखाई नहीं दिए हैं तो ये क्या है, एक्सरे गलत है, ये बताता है। सही के लिए क्या क्या चीज़ आती है, बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट शुड रिमूव द ज्वेलरी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट एंड बटन्स अबव द वेस्ट। जहाँ पे भी लिया जाता है एक्सरे लेने के पहले क्या करते हैं, सारी ज्वेलरी, मेटल्स और बटन्स सारी ओपन कर दी जाती है। दूसरा क्या होता है, साइन कंसर्न नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या है, कंसर्ट साइन करवाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा है, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेडिकेशन आर अलाउड बिफोर दिस टेस्ट। क्या है, यदि खाना खाया है पेशेंट ने या फिर कोई मेडिसिन ली है पेशेंट ने तो इसकी नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने खाना खाए हो नहीं खाए हो, मेडिसिन लिए हो नहीं लिए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है आपके पास कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, आपने कोई मेटेलिक वो नहीं पहन के रखा, मेटल कोई नहीं पहन के रखा होना चाहिए, बटन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सरे में दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन खाना खाने, कंसल्ट साइन करवाने का कोई इशू ही नहीं बनता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स ऑब्टेन द स्पूटम स्पेसिमेन फॉर द कल्चर। तो स्पूटम जो है हम कल्चर के लिए कलेक्ट करते हैं तो उसका मोस्ट एक्यूरेट टाइम कौन सा है, तो उसका मोस्ट एक्यूरेट टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग। कौन सा है, अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का जो स्पूटम है वो बेस्ट होता है कल्चर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ द नो allergic is receiving penicillin every 6 hourly. When the administrating the medication, the nurse observe the fine traces of the patient skin. The most appropriate nursing action would be to, तो क्या है कि एक पेशेंट है उसको पेनिसिलिन से कोई एलर्जी नहीं है, वो 6 दिन से यूवी डे यानी कि हर दिन 6 घंटे, हर 6 घंटे में क्या ले रही है, पेनिसिलिन ले रही है। तो नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी स्किन में क्या हो रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रेसेस दिखाई दे रहे हैं। तो नर्स क्या करेगी, नर्स को अपना एप्रोप्रिएट एक्शन बताना है। तो विथ होल्ड द मॉडरेशन एंड नोटिफाइड द फिजिशियन। क्या करना है, मेडिसिन को होल्ड करना है और पेशेंट को फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following intervention are the correct with the using of Z-Tech method during the injection except, यहाँ बताना है कि हम जब भी Z-Tech मेथड से जब इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए सभी जो वेस्नल्स है वो सही है किसी एक को छोड़ के। पहले हम सही वाले पढ़ लेते फिर हम गलत वाले पढ़ेंगे।
Prepare the injection site with the alcohol. Okay. Now option B, use the needle that the least 1 centimeter long. ऑप्शन सी, एस्पिरेट द ब्लड बिफोर। तो देखो क्या क्या करना है, हमको इंजेक्शन लगाने से पहले अल्कोहल से साफ क्लीन करना है एरिया को। दूसरी चीज़ कि लंबी नहीं होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए निडल। ओके। और तीसरा क्या है कि हमको क्या करना है, जब भी हम इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं उसके बाद में एस्पिरेट करके देख लेना है कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये सारी मेथड क्या है, जेट मेथड इंजेक्शन लगाने के लिए सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रब द साइड यूजुअली आफ्टर द इंजेक्शन टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंजेक्शन लगाने के बाद में हमको रफ नहीं करना है। ओके, हमको मसाजिंग नहीं करनी है वहाँ पे। सो इट इज़ अ राइट आंसर। Now next question. The correct method to determine the vastus lateralis site of IM injection is to। तो क्या है करेक्ट मेथड, क्या है वेस्टस लेटरलिस साइट में IM इंजेक्शन देने का। तो करेक्ट मेथड देख लेते हैं। तो क्या है, डिवाइड इनटू एरिया बिटवीन टू द ग्रेटर femoral trochanter and the lateral formal condyle into third. The select the middle thigh on the anterior of the thigh. ओके, क्या करना है, एरिया को डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में जो मिड थाई होती है वहाँ पे हमको मिडिल ऑफ द थर्ड पोर्शन में हमको क्या है, इंजेक्शन अप्लाई करना है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question. The mid-deltoid side injection site is seldom used from the IM injection because it। तो हम मिड डेल्टॉइड साइड का है सेल्डम साइड यूज़ क्यों करते हैं IM इंजेक्शन लगाने के लिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कॉमन एकोमोडेट ओनली 1 ml एंड लेस द ऑफ मेडिकेशन। ओके, तो क्या है, ये कॉम्बिटेड किया जाता है ओनली 1 ml के लिए और लेस मेडिसिन यूज़ करना है उसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द एप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए हमारी निडल का साइज क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 25 गेज 5.8 लॉन्ग। ओके, कितना होना चाहिए, 5/8 लॉन्ग होना चाहिए, 25 गेज की होनी चाहिए। ये इंसुलिन इंजेक्शन की ये निडल का साइज है। ओके। नाउ नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट निडल गेज फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए जो निडल का गेज क्या होता है, वो होता है 26 गेज की। ओके, कितने गेज की होती है, 26 गेज की। जैसे वेनफ्लॉन का भी गेज होते हैं वैसे नीडल्स के भी गेज होते हैं। तो नीडल्स का कितना होना चाहिए, इंट्राडर्मल के लिए 26 गेज और इंसुलिन इंजेक्शन का कितना होना चाहिए, 25 गेज की। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। रिमेनिंग MCQs हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।